Good morning, everyone. Welcome to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss on Factory Act 1948. इसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक बताया है कि फैक्ट्री एक्ट होता क्या है और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ डेफिनेशंस वहाँ पर डिस्कस की हुई थी। अब ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम बता रहे हैं कुछ और डेफिनेशंस जो जनरली एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उस टाइम पर भी इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है ऑक्यूपायर, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइड सर्जन। ये कौन होते हैं इनको हम देखने वाले हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसका पार्ट 1 है उसको मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब यहाँ आप देख रहे हो फर्स्टली फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख रहे हैं दैट इज द रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्ट 1948। लाइक व्हाट इज पावर। जैसा आपने देखा था कि इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें जनरली ये वर्ड यूज हो रहा था पावर टू बी यूज। तो व्हाट इज द पावर। हमने कहा था कि अगर 10 पर्सन या मोर किसी फैक्ट्री में किसी प्रमाइसिस पर वर्क कर रहे हैं बट पावर इज यूज, तब वो प्रमाइसिस आपकी फैक्ट्री कहलाएगी। या हमने कहा था कि 20 और मोर पर्सन अगर वर्क कर रहे हैं बट पावर इज नॉट इन यूज, द प्रमाइसिस आल्सो कॉल्ड एज अ फैक्ट्री। बट व्हाट इज द पावर। तो इन दैट केस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी or any other form of energy which is mechanically transmitted, जो mechanically transmitted हो रही है but वो human या animal energy से generate नहीं हो रही है। This is called the power. Now what is the prime mover? Second definition comes is prime mover. तो prime mover का means होता है कोई भी इंजन या मोटर, कोई भी इंजन या मोटर और दी अदर appliances which is generate otherwise provides power। एक तरह से किसी भी मशीन को चलाने के लिए इफ वी रिक्वायर्ड दी पावर, लाइक हमें एक प्राइम मूवर रिक्वायर्ड होता है, तो वो प्राइम मूवर मतलब वो बेस होता है उसका जो उस मशीन को चलाने का काम कर रहा है, तो वो बेस यहाँ पर जो रहेगा वो प्राइम मूवर होगा। तो मान लीजिए कि हमारी जो मोटर है या हमारी जो मशीन है उस मशीन को चलाने के लिए उसका इंजन या उसकी मोटर जो है वो एज अ प्राइम मूवर काम कर रही है, क्योंकि अगर वो मोटर या इंजन खराब हो गया तो वो मशीन वर्क ही नहीं कर पाएगी। जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रेन। ट्रेन में आप जानते हो इंजन होता है, वो इंजन अगर रुक गया तो सारे ट्रेन की जितनी भी बॉगीज है वो रुक जाएंगी। तो उसे कंटिन्यू करने के लिए यू रिक्वायर द इंजन। ठीक है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अगर हमारा ब्रेन नहीं चल रहा होगा तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज द प्राइम मूवर, इट इज द प्राइम मूवर। तो यही आपका प्राइम मूवर है जो बेस होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए। ठीक है। नाउ लेट्स सी दी हैजार्डस प्रोसेस। व्हाट इज दी हैजार्डस प्रोसेस। तो ये जो हैजार्डस प्रोसेस है ये आता तो फैक्ट्री एक्ट में ही है, बट क्या हुआ था एक अमेंडमेंट यानी कि चेंज। अमेंडमेंट का मतलब होता है इसी एक्ट में कुछ चेंज हुआ है। तो इस एक्ट में आपका 1987 में चेंज हुआ है। तो 1987 में जो चेंज हुआ है फैक्ट्री एक्ट में, उसको उसमें यहाँ पर इंक्लूड किया गया था हैजार्डस प्रोसेस। ऑल्दो हैजार्डस का मतलब तो आप सभी को पता ही है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक कुछ अगर डेंजर है उसकी बात की जा रही है ना। तो हैजार्डस प्रोसेस को यहाँ बताया गया है मीन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल वेयर वेयर स्पेशल केयर इज टेकन। जहां पर अगर किसी को भी नुकसान हो सकता है ना, वो नुकसान किसी भी दौरान हो सकता है। वो नुकसान हो सकता है कि जब हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उस टाइम पर हो रहा है, या हम फिनिश जो प्रोडक्ट है हमारा उस टाइम पर हो रहा है, या अगर हमने प्रोडक्ट के डिस्पोजल की अगर बात करें उस टाइम पर अगर किसी तरह से कोई नुकसान हो रहा है, किसी लाइक हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है या फिर इंडिविजुअल पर्सन को अगर उसकी वजह से कोई भी नुकसान हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हैजार्डस प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम यहाँ पर हैजार्डस प्रोसेस कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि अगर किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू आता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैजार्डस प्रोसेस। या फिर अगर पॉल्यूशन का जनरेट हो रहा है एनवायरमेंट में तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैजार्डस प्रोसेस। उस केस में इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हैजार्डस प्रोसेस कहेंगे। क्लियर। नाउ हु इज ऑक्यूपायर। जो मैंने कहा था दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। ऑक्यूपायर कौन होता है। तो द पर्सन हु इज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। जो फैक्ट्री के सारे काम पर अपना कंट्रोल रखा हुआ है वो पर्सन जो है वो ऑक्यूपायर कहलाएगा। इसके अलावा
ऑक्यूपायर जो रहता है वो कौन रहेगा? अगर हम एक फर्म की बात करें तो फर्म का पार्टनर जो रहेगा वो ऑक्यूपायर रहेगा। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का डायरेक्टर जो रहेगा वो ऑक्यूपायर रहेगा। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी, इन दैट केस occupier means a person who is appointed by the government to manage the affairs of the factory is called as a occupier। ये फैक्ट्री एक्ट के 1948 के सेक्शन 2 के एन में बताया गया है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करती है तो उस टाइम पर वो पर्सन वहां पर ऑक्यूपायर का काम करेगा जो वहां के सारे काम को मैनेज कर रहा है। नाउ द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, ये आपका सेक्शन 6 में बताया गया है। फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो भी अगर फैक्ट्री को ओपन करना चाहता है तो उसको या तो गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को या चीफ इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन में अपने सारे प्लान्स वो मेंशन करेगा जो वो करना चाहता है रिगार्डिंग दी फैक्ट्री, किस लिए ओपन कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ वो मेंशन करेगा। और जो रूल्स बताए गए हैं ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो अपने सारे प्लान्स को मेंशन करके एप्लीकेशन सबमिट करता है। इसके बाद उस एप्लीकेशन को वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर्स को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर देता है। देन क्या होता है, जब ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड करता है तो उसके बाद विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट जिस डेट से वो सेंड कर रहा है एप्लीकेशन, उसके अगर उसको 3 मंथ्स के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता है तो ये समझा जाता है कि द परमिशन डीम टू बी ग्रांटेड, कि परमिशन उसकी ग्रांटेड है। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पोर्ट से कर रहा है दैट मीन्स कि वहां पर एप्लीकेशन पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अब इन केस अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तब क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से अपील करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपील जो है उसको जिस दिन से रिजेक्शन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर ही उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट को उसको 30 दिन के अंदर ही उसको अपील करनी पड़ेगी। तो ये बताया गया है रिगार्डिंग दी अप्रूवल, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि हर एक की अपनी एक प्रोसेस होती है तो उसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी फैक्ट्री। बात आती है नोटिस बाय ऑक्यूपायर की। ऑक्यूपायर जो नोटिस देता है उसमें क्या क्या चीजें वो मेंशन करता है, दिस इज इंक्लूड इन सेक्शन 7। तो ही एटलीस्ट सबसे पहली चीज तो ये है कि 15 दिन पहले बिफोर द बिगनिंग ऑफ ऑक्यूपाई, अगर वो किसी प्लेस को एज अ फैक्ट्री के लिए यूज कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सबसे पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को। और वो चीफ इंस्पेक्टर को जब ये नोटिस देता है तो वो 15 दिन पहले उसे देना पड़ेगा। कितने दिन? 15 दिन पहले। ठीक है, अब 15 दिन पहले जब वो ये नोटिस देता है तो उस नोटिस में ये काफी सारी चीजें मेंशन करता है। जैसे द फर्स्ट थिंग इज द नेम एंड द सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, क्या नाम है फैक्ट्री का और किस सिचुएशंस में हम उसे रख रहे हैं, खोल रहे हैं। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपायर, जो ऑक्यूपायर है उसका नाम और एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर जो ऑनर है उस ऑनर का मतलब जिसकी वो प्रमाइसिस है उस प्रमाइसिस जिसका है उसका नाम और उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। देन एड्रेस टू विच कम्युनिकेट रिलेटिंग टू द फैक्ट्री में बी सेंड, हम फैक्ट्री से जुड़ा हुआ अगर कोई रिलेटेड कोई नोटिस भेजना चाहते हैं या कुछ भी अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग वहां पर फैक्ट्री वो कम्युनिकेशन किस एड्रेस पर होगा वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आप उसे ओपन कर रहे हो वो आप मेंशन करोगे। देन टोटल रेटेड हॉर्स पावर, आप कितना हॉर्स पावर वहां पर यूज कर रहे हो अपनी फैक्ट्री के लिए वो आप वहां पर मेंशन करेंगे। देन नेम ऑफ मैनेजर, जो फैक्ट्रीज के सारे पर्पस को देखेगा उसको आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पर कितने हैं, उस फैक्ट्री में वर्क करने के लिए कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स आप वहां पर रख रहे हो आप उसे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद और भी जितने भी आपके पर्टिकुलर्स जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं फैक्ट्री एक्ट में रिलेटेड टू दी नोटिस और नोटिस बाय ऑक्यूपायर, उन सबको आप वहां पर मेंशन करोगे। बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस इज द नोटिस बाय ऑक्यूपायर। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ हियर इज जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। अगर ऑक्यूपायर है तो उसकी कुछ तो ड्यूटीज भी बनती है, तो वो ड्यूटीज क्या है? तो फर्स्ट वन इज ऑक्यूपायर शैल इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। फैक्ट्रीज में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, इन सब को देखने का जो काम होगा इट्स इन ऑक्यूपायर, ये ऑक्यूपायर का होगा। देन every occupier shall prepare a written statement of his general policies respect to health and safety of workers।
जो ऑक्यूपायर है वो क्या करेगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी जनरल पॉलिसीज उसने बनाई है कि कहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस समय आपको आपका सेफ गार्ड यूज़ करना है, तो उस तरह की ईच एंड एवरीथिंग वो जनरल पॉलिसीज में मेंशन करेगा। प्रमाइसिस में क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो रिटर्न स्टेटमेंट में बनाएगा। और रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा वो उस लैंग्वेज में होगा, एक तो इंग्लिश और दूसरा उस लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज को वर्कर्स समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बीइंग सच स्टेटमेंट, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इनको अगर रिवाइज किया जाता है तो रिवीजन होने के बाद भी उसका अगर कोई रिवाइज भी किया जा रहा है तो उसका नोटिस भी वर्कर्स को देना जरूरी होता है। तो वो भी यहाँ बताया गया कि अगर उसका रिवीजन होता है तो इन दैट केस नोटिस ऑफ ऑल दी वर्कर्स, सारे वर्कर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दे आर दी बेसिक जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। नाउ अब इसी का फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में बताया गया है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। ये सेक्शन 8 में बताया गया है कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ या इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर्स को फैक्ट्रीज के लिए। वही अपॉइंटमेंट करेगी किसका, चीफ इंस्पेक्टर हो, चाहे एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर्स हो, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर्स हो या डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर हो, या फिर कोई सिर्फ इंस्पेक्टर्स हो, इन सबको अपॉइंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। और इनके रिलेटेड जितनी भी आपकी जो ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन है वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करके ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर देती है। उसके बाद जो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, वो वहाँ के इंस्पेक्टर एज ए इंस्पेक्टर चूज किए जा सकते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी एज एन इंस्पेक्टर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चूज किए जा सकते हैं, इंस्पेक्टर चूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट जो इंडियन पैनल कोड के पब्लिक सर्वेंट हैं, वो वहां पर इंस्पेक्टर की तरह चूज किए जा सकते हैं। ये इसमें बात बताई गई है रिलेटेड टू इंस्पेक्टिंग स्टाफ। नाउ पावर ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन 9 में यहाँ मेंशन है पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स के क्या क्या पावर्स होते हैं। भाई अगर वो इस पोजीशन पे जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ तो अपने साथ अथॉरिटी लेकर जाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज लेकर जाएगा। इतनी बड़ी पोजीशन पर अगर जा रहा है फैक्ट्री के अंदर और उसको फैक्ट्री ने नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो कुछ पावर तो देकर भेजेंगे उन्हें। तो वो पावर्स क्या है, तो पहली चीज, पहला पावर है उसका एंटर फैक्ट्री प्रोमाइसिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए फैक्ट्री प्रोमाइसिस में एंटर कर सकता है। दूसरा, एग्जामिन दी प्रोमाइसिस, वो प्रोमाइसिस को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर सकता है। तीसरा, इंक्वायरी इनटू एनी एक्सीडेंट और द डेंजरस अक्योरेंस, कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी अगर डेंजरस पार्ट है वहां पर तो उस चीज की इंक्वायरी भी ये कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है ना, और कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रिस्क्राइब रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंट है, अगर इसे वो चाहिए, इंस्पेक्टर को वो चाहिए, तो वो उसको ले सकता है, उसको चेक कर सकता है। इसके अलावा सीज टू टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, ये भी इसकी पावर है कि अगर ये चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी रिकॉर्ड को ये सीज कर सकता है, उसकी कॉपी अपने पास मांग सकता है। ठीक है। और मतलब ये अपने पास जब्त करके रख सकता है इफ ही वांट। ठीक है, अगर उसे कभी लगता है तो। इसके अलावा टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स एंड सच रिकॉर्डिंग्स, आपको भी पता है वैसे तो हर किसी को अलाउ नहीं होता है फोटोग्राफ्स लेना, रिकॉर्डिंग्स करना, बट फैक्ट्रीज में चेक करने के लिए कि जितना बताया गया है उतना ही प्रोमाइसिस है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो ही टेक दी मेजरमेंट्स, वो मेजरमेंट्स भी ले सकता है, उसके फोटोग्राफ्स भी ले सकता है और रिकॉर्डिंग्स भी ले सकता है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए कि जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो कितना सही है। इसके अलावा एक्सरसाइज अदर्स पावर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जितना भी उसका जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है इसकी पावर, उन सबको ये वहां पर कर सकता है। या और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि इन केस कभी अगर किसी चीज के रिगार्डिंग इसको कोई एविडेंस चाहिए या किसी से अगर ये कोई लाइक पूछताछ कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो उस टाइम पर कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि वाई ही इज डूइंग दिस, बिकॉज ही हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिलेटेड टू द पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। क्लियर। नाउ अब लास्ट पॉइंट आ रहा है सर्टिफाइड सर्जन, कि सर्टिफाइड सर्जन कौन होता है। ये आपका सेक्शन 10 में बताया गया है।
तो आपको भी पता है कि अगर फैक्ट्री में कोई वर्कर वर्क करने जा रहा है, तो वर्क करने के टाइम पर लाइक अगर हम उसे फैक्ट्री में रख रहे हैं, तो हमें उसे फिटनेस देखना ज़रूरी है। फैक्ट्री में हम हर किसी को नहीं रख सकते, जो फिट होगा हम उसी को रख सकते हैं, और फिटनेस भी डिपेंड करती है आपकी फैक्ट्री के टाइप के ऊपर कि किस तरह की आपकी फैक्ट्री है। तो इसलिए एक सर्टिफाइड सर्जन को वहाँ पर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड होता है, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ही इसे अपॉइंट करती है। यस, स्टेट गवर्नमेंट ही इसे अपॉइंट करेगी, और जो ये देखता है कि किस पर्सन को उसे सर्टिफिकेट देना है, तो वो पूरा चेक करके सर्टिफिकेट फिर प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो कुछ ड्यूटीज ऑफ सर्जन भी बताई गई है। पहली बात तो क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एज अ सर्टिफाइड सर्जन चूज करती है, अपॉइंट करती है। अब यहाँ पर कुछ इसकी ड्यूटीज बताई गई हैं, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ सर्जन, तो वो ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट ड्यूटी है एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन अंडर द एक्ट। यंग पर्सन को एग्जामिन करना और सर्टिफाइड करना। यंग पर्सन कौन होगा? यंग पर्सन मतलब जिसकी एज 14 से आपकी 18 के बीच की है, उस पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो उस पर्सन को भी एग्जामिन करके सर्टिफिकेट देना इनका काम है, ठीक है। और तब भी उसके बाद भी वो पर्सन अंडर द सुपरविजन ही काम करता है, बिकॉज ही इज नॉट कंप्लीट हिज 18 एज। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन फैक्ट्री इन सच अ डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर अगर किसी भी डेंजरस कंडीशन में काम कर रहा है, किसी डेंजर ऑक्यूपेशन या प्रोसेस के लिए काम कर रहा है, तो उस केस में भी मतलब जहाँ पर हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं ना, जैसे कि मान लीजिए किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो इस तरह के अगर उसने पहले बताया नहीं है और अगर उसको हम उस जगह पर भेज दें, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक जो सर्जन है वो पूरा एग्जामिन करता है उस पर्सन को। और अगर स्पेशली जो हैजार्डस प्रोसेस है या जो डेंजरस ऑक्यूरेंस डेंजरस ऑक्यूपेशंस है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ये वहाँ एग्जामिन करेगा। इसके अलावा सुपरवाइजिंग करता है ये फैक्ट्रीज में, कहाँ कहाँ पर? इन केस ऑफ इलनेस, अगर इलनेस हो रही, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, वहाँ पर ये चेक करने का काम करेगा। इसके अलावा किसी को अगर कोई इंजरी हो गई है या कोई हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से किसी को अगर इंजरी हो गई है, कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, तो उसको सुपरवाइज करने का काम भी यही करता है। अगर यंग पर्सन्स अगर एम्प्लॉयड है, यंग पर्सन्स अगर वहां पर काम कर रहा है किसी भी वर्क में, और अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज या इंजरी हो रही है, तो उसको भी सुपरवाइज करने का काम इसी का होता है इन दी फैक्ट्री प्रेमाइसेस। तो ये आपका सर्टिफाइड सर्जन होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एक फैक्ट्री में, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी सर्टिफाइड सर्जन सेक्शन 10। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके टॉपिक जरूर क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, and all the best for your examination. Thank you.